हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्टडी करते हैं। इसके पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग किसका स्टडी करेंगे बच्चों? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। किसका? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका स्टडी करेंगे। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है? वह सीक्वेंस जिसका एवरी नेक्स्ट टर्म उसके प्रीसीडिंग टर्म में किसी कांस्टेंट नंबर का या किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन्ड हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लिया एक फर्स्ट टर्म ए है तो ए आर सेकेंड हो जाएगा, थर्ड जो होगा ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फोर्थ जो होगा ए आर पर क्यूब होगा। इसका मतलब जो इसका नेक्स्ट टर्म है उसके प्रीसीडिंग टर्म में कांस्टेंट आर का मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन्ड होगा। यहाँ पे आर, फिर इसमें आर का मल्टीप्लाई करेंगे ए ऑब्टेन्ड हो जाएगा, फिर आर का मल्टीप्लाई करेंगे ये ऑब्टेन्ड होता जाएगा। इसका मतलब एवरी नेक्स्ट टर्म जो होगा उसके प्रीसीडिंग टर्म में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर का दे 2, 4, 8, 16, 32, 68, 64, तो ये क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस है। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 4 ऑब्टेन्ड हुआ, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 8 ऑब्टेन्ड हुआ, 8 में 2 का मल्टीप्लाई किए 16, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 32, 2 का मल्टीप्लाई तो कितना ऑब्टेन्ड हो गया? 64। इसका मतलब इसका एवरी नेक्स्ट टर्म इसके प्रीसीडिंग टर्म में कांस्टेंट 2 का मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन्ड हो रहा है। और ये जो कांस्टेंट यहाँ पे आता है उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे बच्चों? तो कॉमन रेशियो क्या ऑब्टेन्ड हुआ है यहाँ पे? 2। कॉमन रेशियो क्या ऑब्टेन्ड हो गया? 2। अब देखते हैं जरा, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। जैसे जब हम लोग एपी पढ़ते थे तो एपी में कॉमन डिफरेंस आता था, कॉमन रेशियो नहीं आता था, और उसमें भी फर्स्ट टर्म आता था। तो जिन जिन टॉपिक्स का स्टडी हम लोग एपी में किए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उन्हीं टॉपिक्स का स्टडी हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में करेंगे। इसमें करेंगे बच्चों? जीपी में। एपी तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, अब जीपी में जरा देखते हैं nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग से nth टर्म क्या होगा उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। nth टर्म फ्रॉम इनिशियल और बिगिनिंग। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और इनिशियल। बिगिनिंग से जो होता है वह n टर्म क्या होगा? तो अगर एज्यूम कर लिया जाए कि फर्स्ट टर्म जो है a है और कॉमन रेशियो क्या बच्चों? r है। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी आर स्मॉल a एंड r रिस्पेक्टिवली, देन सीरीज क्या होगा बच्चों? सीरीज विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? कल जो फर्स्ट टर्म एज्यूम किए हैं वह a है और जो कॉमन रेशियो क्या है? r। तो सीरीज जो हो जाएगा वो होगा a आर स्क्वायर a आर क्यूब। क्या हो जाएगा बच्चों? a आर क्यूब। यही से हम लोग जब एपी में देखते थे तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d आता था और उसमें ऐड करते थे। इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पे? फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वह हो जाएगा a कॉमन। अब सेकेंड टर्म देखा जाए, फर्स्ट टर्म t1 एज्यूम कर लेते हैं, t1 इक्वल्स टू a। सेकेंड टर्म क्या होगा? बिगिनिंग से सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, t2 इक्वल्स टू लिखेंगे ar। क्या लिखेंगे बच्चों? ar। थर्ड टर्म क्या लिखेंगे? थर्ड टर्म लिखेंगे यहाँ पे t3 इक्वल्स टू ar स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे बच्चों? फोर्थ टर्म लिखेंगे हम लोग यहाँ पे t4 इक्वल्स टू ar क्यूब। तो अगर ध्यान से देखें तो जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे r है ही नहीं, जब यहाँ पे 2 है तो r का पावर 1, जब 3 है तो ये 2, 4 है तो 3, मतलब इससे यह एक कम आ रहा है। ऐसे ही जब nth टर्म हम लिखेंगे क्या है बच्चों? nth टर्म जो लिखेंगे tn इक्वल्स टू ar पर n-1, क्योंकि एक इससे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? एक कम होगा तो एक कम में क्या ले लेंगे? अगर ये n है तो
n-1। अब हम लोग देखते हैं जरा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे एग्जाम्पल से अगर कह दिया यहाँ पे जो सीक्वेंस गिवन 3 है, 9 है, 27 है, 81 है और 243 है। ये जीपी में, किसमें बच्चों? जीपी में। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है और कॉमन रेशियो क्या होगा? वो भी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे कहा दिया फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या गिवन है? a इक्वल टू है 3 और जो इसका कॉमन रेशियो r है वो भी क्या बच्चों? 3 है। वो भी क्या है? 3। तो जब a भी 3 हो गया, r भी 3 हो गया, अब हमें कहा दिया फोर्थ टर्म t4 इक्वल टू लिखेंगे a r पर 4 माइनस 1। a की वैल्यू कितना गिवन है? 3। r की वैल्यू क्या है? a भी 3 और क्या लिखेंगे? 4 माइनस 1 3 हो जाएगा तो लिखेंगे 3 इंटू 3 टू द पावर क्या है बच्चों? 3 इक्वल टू a हो जाएगा 3 इंटू a हो जाएगा 27 इक्वल टू 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म कितना है? 81। इसी प्रकार अगर फिफ्थ टर्म भी फाइंड करेंगे तो हमें इजिली फाइंड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ तो टर्म लिखना है तो यहाँ पे n रहेगा, यहाँ पे n-1। फिफ्थ टर्म तो यहाँ t5 इक्वल टू a r पर 5 माइनस 1। टेंथ टर्म तो t10 इक्वल टू a r पर 10 माइनस 1। तो कोई भी टर्म हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं जीपी का। किसका बच्चों? जीपी का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट जो आ जाएगा ये एंड टर्म अब भी हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन एंड से फाइंड करेंगे। अभी हम लोग बिगिनिंग से फाइंड कर रहे थे, अब कहां से फाइंड करेंगे? एंड टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम एंड। कहां से बच्चों? एंड से। कितना हो जाएगा देखते हैं हम लोग। तो एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म l है और कॉमन रेशियो क्या है? r है। लेट फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी आर a l एंड d। a l एंड d a फर्स्ट टर्म है, लास्ट ए कॉमन रेशियो r रिस्पेक्टिवली। क्या क्या है? ये हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म l है और कॉमन रेशियो क्या है? r है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? a r स्क्वायर a r क्यूब। ऐसे करते करते कहां तक हम लिखेंगे? l। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? l। उसके ठीक वाले वाला टर्म क्या होगा? l बाई r। जैसे इधर से जाते हैं तो r से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इंड से आएंगे तो r से डिवाइड करते जाएंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। l बाई r स्क्वायर l बाई r क्यूब। l बाई क्या हो जाएगा बच्चों? r क्यूब। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड, क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड। इंड से फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? कैपिटल T1 ले लेते हैं इक्वल टू l। सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड l बाई क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट है और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों? सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? T2 इक्वल टू लिख देंगे l बाई r। क्या लिखेंगे बच्चों? l बाई r। अब क्या ले लेंगे? थर्ड टर्म। क्या ले लेंगे? थर्ड टर्म फ्रॉम इंड T3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से l बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे r आया ही नहीं। जब 2 आया तो r पर पावर 1 और जब 3 आया तो r पर पावर क्या है? इसका मतलब जो भी यहाँ पे नंबर आएगा इससे यह 1 कम होगा। तो अगर हम यहाँ n कर दें तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा। तो अगर हम कह दें इसी तरह nth टर्म, क्या लिखते हैं? nth टर्म फ्रॉम इंड Tn इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों? Tn इक्वल टू लिखेंगे l अपॉन r पर n-1। ये एक फॉर्मूला ऑब्टेन हो गया। इसके पहले Tn इक्वल टू क्या ऑब्टेन हुआ था? a r पर n-1। ये भी nth टर्म था लेकिन ये बिगिनिंग से था और ये कहां से है? इंड से। ये कहां से था बच्चों? यह बिगिनिंग से nth टर्म का फॉर्मूला है और ये कहां से है? यह इंड से nth टर्म का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको समझें एग्जांपल से, तो क्या हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं? देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल क्या होगा।
सेम एग्जांपल को लेते हैं, जो अभी इसके पहले वाला एग्जांपल लिए थे, क्या लिए थे 3, 9, 27, 81, 2, 4, 3। ये लास्ट टर्म है। अगर कल इंड से इसका थर्ड टर्म फाइंड कीजिए तो लास्ट टर्म एल इक्वल टू दिया 2, 4, 3 और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, आर तो अभी वैसे ऑब्टेंड होगा, सेकेंड में फर्स्ट आया, इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं 3 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन रेशियो वही होगा। अब करें थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, कहां से बच्चों थर्ड टर्म फ्रॉम इंड से थर्ड टर्म जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एल अपॉन आर पर 3 - 1, क्या लिखेंगे एल अपॉन आर पर 3 - 1 और एल की वैल्यू हमें ऑब्टेंड है 2, 4, 3 अपॉन आर की वैल्यू क्या बच्चों 3 है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2, 4, 3/9 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 27। तो इंड से थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कितना है 27, क्या है 27। अब जो बिगिनिंग से nth टर्म है और लास्ट से या इंड से n टर्म है, उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग थ्योरम के रूप में भी याद कर सकते हैं। ऐसे बच्चों थ्योरम के रूप में देखते हैं जरा क्या थ्योरम बनेगा यहाँ पे, nth term from end and multiplication of nth term from end and beginning is constant। थ्योरम के रूप में लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ nth टर्म, कौन सा nth टर्म फ्रॉम एंड एंड बिगिनिंग, फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन ऑफ nth टर्म फ्रॉम एंड एंड बिगिनिंग विल बी कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों विल बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट जरा हम लोग देख लेते हैं कितना होगा। तो अगर ले लिया जाए इंड से nth टर्म, बिगिनिंग से nth टर्म लेते हैं tn और इंड से nth टर्म कैपिटल Tn, ये क्या है या बिगिनिंग से nth टर्म है या इंड से nth टर्म है, और इसको अभी हम लोग पढ़े a r पर n-1 और इस tn को क्या पढ़े a अपॉन r टू द पावर n-1, या और ये कैंसिल हो जाएगा, ये l है तो क्या हो जाएगा a इंटू l, क्या हो जाएगा बच्चों a इंटू l हो जाएगा। इसके पहले हम लोग जब एपी का स्टडी कर रहे थे तो बोले थे बिगिनिंग से nth टर्म और इंड से nth टर्म का सम, वहां पे सम होता था tn प्लस कैपिटल Tn इक्वल्स टू a प्लस l, वहां पे दोनों के सम के इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता था, या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगा। क्या है बच्चों सिमिलर प्रॉपर्टी है सिमिलर प्रॉपर्टी है। तो अगर हम लोग बिगिनिंग से और इंड से nth टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो कांस्टेंट ऑब्टेन होगा। जरा इसे एग्जांपल से भी समझते हैं, जैसे अभी 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 ले लिया जाए तो ये है बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म या इंड से फर्स्ट टर्म। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो 2 इंटू 64 या इक्वल्स कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 128। अब बिगिनिंग से सेकेंड और इंड से सेकेंड, इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4 इंटू 32 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 128। अब बिगिनिंग से थर्ड और इंड से भी थर्ड, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए 8 का और 16 का, तो ये क्या मिलेगा बच्चों 8 इंटू 16 इक्वल्स टू 128। तो किसी भी जीपी का अगर फर्स्ट से और लास्ट से सेम टर्म लेकर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल ऑब्टेन हो जाएगा। क्या होगा इक्वल ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हमें जीपी के एन टर्म का सम फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो बच्चों जीपी के एन टर्म का सम फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, एन टर्म ऑफ जीपी, जीपी के एन टर्म का सम कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं, जैसे एपी को सॉल्व करने के लिए ए और डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता थी, वैसे ही जीपी को सॉल्व करने के लिए
फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर की आवश्यकता पड़ेगी। लेट फर्स्ट टर्म क्या ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज ए, लास्ट टर्म इज डी एल एंड कॉमन रेशियो इज आर। एंड क्या लेते हैं, कॉमन रेशियो इज आर, कॉमन रेशियो इज आर क्या ले लेते हैं, आर। तो क्या ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, ए आर क्यू, ऐसे करते करते या तो इधर एल लिख दें और इसका सम करना है तो ए आर सी एल इक्वल टू, यहाँ पे अब इसे सीरीज में बदल देते हैं। जब प्लस लिख देंगे सीक्वेंस किसमें बदल जाएगी, सीरीज में। लास्ट टर्म एल है और लास्ट टर्म वही एल का मतलब टी एन है। टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ए आर पर एन टर्म। ये ज्यूम कर लेते हैं कि इसमें इस सीरीज में टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है वो एन है। इसमें है कितने टर्म है, एन। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड जो हो जाएगा ए आर पर क्यूब। ऐसे ही हर टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। अब जब हमको सम फाइंड करना रहता है तो इसके कॉमन रेशियो का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं और टर्म को एक एक क्या करते हैं, एक टर्म आगे करके लिखते हैं। जैसे आर है इसका कॉमन रेशियो, इस साइड में मल्टीप्लाई करें तो आर इंटू एस एन, मल्टीप्लाई तो इसमें करेंगे लेकिन इसको एक आगे करके लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर, फिर इसको एक टर्म आगे करके लिखेंगे प्लस ए आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। यहाँ पे ए आर क्यूब रहा होगा, क्या रहा होगा बच्चों, ए आर क्यूब। तो इसमें आर का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। ऐसे करते 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 इसके जस्ट पहले वाले में ए आर पर एन माइनस वन आया होगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और आर का जब मल्टीप्लाई करेंगे, आर का तो यहाँ पे क्या है ए आर पर एन माइनस वन और एक आर का और मल्टीप्लाई इसमें होगा, जैसे सब में आर का हुआ है तो इसका पावर और इसका पावर एड हो जाएगा। तो ए आर पर एन माइनस वन और ए प्लस वन क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर पर एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आर पर एन, तो प्लस लिखेंगे ए आर टू दी पावर एन हो गया। क्या किए, जो कॉमन रेशियो आर है उसी कॉमन रेशियो का दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म्स को एक आगे करके, इसको यहाँ पे लिखे आर का मल्टीप्लाई करके, तो ए आर, इसमें आर का मल्टीप्लाई करें तो ए आर स्क्वायर, इसमें आर का मल्टीप्लाई करेंगे ए आर पर क्यूब। ऐसे करते करते इसके जस्ट वाले, इसके पहले भी टर्म रहा होगा तो इसके जो पहले वाला टर्म होगा उसमें आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर पर एन माइनस वन, और इसमें जब आर का मल्टीप्लाई करें क्या होगा बच्चों, ए आर पर एन माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आर पर एन माइनस वन हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 और यहाँ पर माइनस माइनस। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा एस एन माइनस ए हो जाएगा आर एस एन इक्वल, यहाँ पर ए बचा होगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल, ए बी कैंसिल, ए बी कैंसिल, बच जाएगा माइनस ए आर पर एन। क्या हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा। क्या बच्चों, प्लस जीरो, ऐसे करते करते ए भी जीरो हो जाएगा और माइनस ए आर पर एन बच जाएगा। तो लेफ्ट साइड में भी दो टर्म बचे और राइट हैंड साइड में भी दो टर्म कौन कौन से बचे, ए और ए आर पर एन माइनस वन। एस एन कॉमन कर लेते हैं, जब एस एन कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे वन बच जाएगा और माइनस आर इक्वल टू क्या यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए माइनस ए आर टू दी पावर एन। तो यहाँ से एस एन और ये बच जाएगा वन माइनस आर इक्वल टू ए कॉमन कर लेंगे तो वन माइनस आर पर पावर एन हो जाएगा और एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर पर पावर एन अपन क्या लिखेंगे बच्चों, वन माइनस आर लिख देंगे। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कब करेंगे, जब आर की वैल्यू जो होगी आर इज लेस देन वन, तो वन माइनस आर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आर की वैल्यू एक से बड़ी हो जाए, इफ आर इज ग्रेटर देन वन, आर की वैल्यू एक से बड़ी हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए, जैसे 2 3 4 5 होगा तो माइनस ऊपर से भी कॉमन कर लेंगे और नीचे से भी, तो ये एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए, माइनस कॉमन किए आर पर एन माइनस वन और नीचे से भी माइनस कॉमन करते हैं, माइनस जब कॉमन कर लेंगे ये बच जाएगा आर माइनस वन। क्या बच जाएगा बच्चों, आर माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से एस एन इक्वल टू कितना ऑप्टेंड हो जाएगा, एस एन इक्वल टू ए आर पर एन माइनस वन अपान बच जाएगा आर माइनस वन। इससे हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सुविधा होगी। तो जब आर की वैल्यू एक से छोटी होगी तो वन माइनस आर, ऊपर भी वन माइनस आर पे एन,
और r की वैल्यू जब 1 से अधिक होगी तो नीचे भी r-1 और ऊपर r पर n-1 हो जाएगा। ये जीपी के n टर्म्स का सम होगा। क्या होगा? n टर्म्स का सम होगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इनफाइनाइट जीपी गिवन हो तो उसके n टर्म का सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इनफाइनाइट जीपी का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे उसमें इनफाइनाइट टर्म्स गिवन रहेंगे। कितने टर्म्स गिवन आएंगे? इनफाइनाइट टर्म्स गिवन रहेंगे। जरा उसको भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। कितने टर्म्स गिवन है बच्चों? इनफाइनाइट। लिखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी के टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं गिवन है, लेकिन एक इनफाइनाइट टर्म के जीपी का भी सम फाइंड किया जाता है। तो इसको दो हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट रहेगा कि जब कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, में r इज ग्रेटर देन 1। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई और इनफाइनाइट टर्म का सम हमें पूछ लिया है तो यस इनफाइनाइट इक्वल टू डायरेक्टली इनफाइनाइट लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल 3 हुआ, 9 हुआ, 27 हुआ, 81 हुआ और 243। अगर इसके इनफाइनाइट टर्म का सम करते जाए तो ये तो टर्म और आगे बढ़ता जाएगा। इसके लिए r की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। 3, 9, 27, 81, 243। इसके लिए r की वैल्यू जो है वह 1 से बड़ी है। और अगर इनका सम कर दिया जाए इनफाइनाइट टर्म तक का, क्या कर दिया जाए? सम कर दिया जाए तो ये कितना मिल जाएगा? क्लियरली है कि क्या मिल जाएगा? s इनफाइनाइट इक्वल्स टू a मिल जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये अभी जाते जाते इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई, इसका लास्ट टर्म इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसके सभी टर्म का सम भी क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या सेकंड क्या होगा? व्हेन r इज लेस देन 1। वास्तव में ये r की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। क्या होती है? और ओनली हम लोग r इज लेस देन 1 लिखेंगे। याद रखेंगे कि r की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है, केवल वह 1 से क्या होनी चाहिए? छोटी। तो कैसे हम लोग इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करेंगे? तो n टर्म का सम हम लोग जानते हैं Sn इक्वल्स टू a, r की वैल्यू 1 से छोटी है, क्या लिखेंगे? 1 माइनस r पर n अपान 1 माइनस r, ये होता है। अब जरा हम लोग ध्यान से देखें, अगर a टू दी पावर इनफाइनाइट है, a पर पावर क्या है? इनफाइनाइट, तो इसकी दो वैल्यूज होंगी। कौन कौन से बच्चों? एक तो इनफाइनाइट होगा और एक होगा 0। कैसे दोनों वैल्यू पॉसिबल है? अगर a पर इनफाइनाइट है तो उसकी इनफाइनाइट भी वैल्यू हो सकती है और 0 भी। दो कंडीशन के अंतर्गत होगी ये वैल्यूज। कौन कौन सी? जरा देखा जाए। व्हेन a, अब ऐसा नहीं कि केवल दो ही और वैल्यू भी, एक कभी कभी नॉन डिफाइंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन डिफाइंड। तो a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाए, इसके अंतर्गत a होगा। व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, और ये होगा जब a की वैल्यू 1 से छोटी है। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है a की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो जाए तो a की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो इसमें से एज्यूम कर लेते हैं कि हम 2 लिए। तो a पर इनफाइनाइट का मतलब 2 पर इनफाइनाइट, 2 पर इनफाइनाइट का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी टाइम्स करेंगे? इनफाइनाइट टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जब इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो याद रखना, अगर a पर इनफाइनाइट है और a की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वह 1 से बड़ी है, 2, 3, 4, 5 है, तो वो इनफाइनाइट हो जाए। लेकिन अगर इसी में a की एब्सोल्यूट वैल्यू जो हो जाए a इज लेस देन 1, हेंस a की वैल्यू 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, तो हम लोग अगर a पर इनफाइनाइट फाइंड करें, a पर इनफाइनाइट का मतलब 1/2 टू द पावर इनफाइनाइट, हेंस 1/2 पर इनफाइनाइट, और 1/2 पर इनफाइनाइट का मतलब 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे। और जब इनफाइनाइट टाइम्स कर दें तो 1 अपान इनफाइनाइट इक्वल्स क्या आ जाएगा बच्चों? 0। क्या आ जाएगा? 0। अब हम लोग जरा देखते हैं जब ये 0 वैल्यू हो जाएगी कब? जब a की वैल्यू 1 से छोटी हो। और ये कब इनफाइनाइट होगा? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए। क्या हो जाए? 1 से बड़ी। तो यहाँ पे Sn इक्वल टू a
अब n के प्लेस पे हम लोग इनफाइनाइट लिख दें, इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करने थे। a 1 माइनस r पर a भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों r हो जाएगा, क्या हो जाएगा r। अब यहाँ पे जो r पर इनफाइनाइट है a पर इनफाइनाइट के इक्विवेलेंट है, और r की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब a की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 1/3 1/4 रहा होगा, उस पर इनफाइनाइट फाइंड करेंगे तो ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो s इनफाइनाइट हो जाएगा a 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r, हेंस s इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों a अपॉन 1 माइनस r। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, किसका सम है बच्चों इनफाइनाइट टर्म्स का, लेकिन तब जब r की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। इसको हम लोग एग्जांपल से समझ लेते, कोई एग्जांपल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहां पर अगर दे दिया हुआ ऐसे सम फाइंड करना 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ऐसे करते करते कर दे अब ये इनफाइनाइट, तो कैसे हम लोग इसका सम फाइंड करेंगे, s इनफाइनाइट तक का सम कैसे फाइंड करेंगे। a इक्वल टू हमें गिवन है 1/2 और r इक्वल टू गिवन है 1/4/1/2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 और 2 पर चला 2 इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू भी 1/2 है, r की वैल्यू भी 1/2 है। अब r की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो s इनफाइनाइट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों r हो जाएगा। a की वैल्यू 1/2, 1 माइनस r की वैल्यू भी 1/2, जब इसका सम फाइंड करेंगे तो 1/2, 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे रिलेटेड, और उसके इनफाइनाइट टर्म का सम देखते हैं कितना ऑपरेंड होगा। s इनफाइनाइट इक्वल टू 1 प्लस 1/10 1/100 प्लस 1/1000, ऐसे करते करते कहां तक हम लोग जाए इनफाइनाइट तक। कहां तक बच्चों इनफाइनाइट तक। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या गिवन है 1 गिवन है, a इक्वल टू क्या गिवन है 1, और r इक्वल टू क्या गिवन है। सेकेंड टर्म में फर्स्ट का डिवीजन करेंगे तो 1/10 गिवन है, क्या गिवन है 1/10। s इनफाइनाइट इक्वल टू लिखेंगे a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r, a की वैल्यू क्या गिवन है 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई क्या लिखेंगे 10 इक्वल टू 1 अपॉन 10 एलसीएम ले लेंगे तो 10 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1, 10 माइनस 1 और 10 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 10 अपॉन क्या बच जाएगा बच्चों 9, 10 अपॉन क्या हो जाएगा 9। तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो होगा वह 10 अपॉन। अब हम लोग देखते हैं जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, क्या बच्चों जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, अगर हमें दो टर्म a और b गिवन हो तो जियोमेट्रिक मीन क्या होगा। जियोमेट्रिक मीन जीएम, इसे जियोमेट्रिक मीन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे जीएम। तो जीएम ऑफ a एंड b, जीएम ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, स्मॉल a और b का जीएम क्या होगा gm इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b/2। a ap में होता था लेकिन यहाँ रूट में ab होगा, इसका मतलब a इंटू b करेंगे और उस पर पावर 1/2 कर देंगे, क्या करेंगे 1/2। अगर तीन टर्म गिवन है तो gm ऑफ a b एंड c, a b और c का gm कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो gm इक्वल टू लिखेंगे a b c, उस पर पावर क्या लिखेंगे 1/1 क्या लिखेंगे 3। तीन टर्म जब लेंगे तो 1/3, दो टर्म लेंगे तो 1/2। सिमिलरली gm ऑफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an, n टर्म का gm अगर फाइंड करना तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और gm इक्वल टू क्या होगा बच्चों a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an पर 1/n, मतलब जितने टर्म का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसका 1/n कर देंगे उतने टर्म्स का। जैसे 3 टर्म है तो 1/3, 2 टर्म है तो 1/2, n टर्म है तो 1/n। तो अगर हमें टर्म्स गिवन है कुछ और कह दे उसका जीएम फाइंड करो तो हम लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों फाइंड कर सकते हैं। अब कह दिया जाए कि तीन टर्म ए बी सी अगर जीपी में हो तो क्या उनमें रिलेशन होगा। इफ 3 टर्म्स, कितने टर्म 3 टर्म्स
ए बी एंड सी आर इन जीपी। अगर ए बी सी जीपी में हो जाए तो क्या रिलेशन, यहाँ पे इसका मतलब ए बी और सी जीपी में है तो कॉमन रेशियो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी बाई ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए और या सी बाई बी क्योंकि कॉमन रेशियो इक्वल होगा। तो कॉमन रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवीजन कर दें इक्वल टू, या थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म से। तो अगर इन दोनों को केवल ले लिया जाए बी बाई ए इक्वल टू आर को छोड़ दिया जाए सी बाई बी, तो बी और बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज किया जाए फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पे कह बी स्क्वायर हैज मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा जब एपी में होते थे एफ ए बी सी आर इन जीपी। अगर ए बी सी जीपी में एपी में होते तो क्या हम लोग लिखते थे, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है। और यहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। ये जीपी के लिए और किसके लिए बच्चों, एपी के लिए। किसके लिए है, एपी के लिए। अब इसके बाद हम लोग जीपी में पढ़े थे कि दो टर्म के भीतर एन अर्थमेटिक मीन टर्म को कैसे इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दो गिवन नंबर्स के बीच एन जियोमेट्रिक मीन टर्म्स को कैसे इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, देखते हैं जरा। यहाँ पे क्या हेडिंग है, इंसर्शन ऑफ एन जियोमेट्रिकल मीन टर्म्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पे गिवन है, एज्यूम कर लेते हैं, लेट देयर आर एन अरिथमेटिक मीन टर्म G1, G2, G3, Gn, G1, G2, G3 Gn। कौन कौन से हैं, G1, G2, G3, G4, G5 बीच में बहुत सारे हैं Gn। लेट देयर आर एन जियोमेट्रिक मीन टर्म A1, G1, G2, G3 are between small a and b, small a and b, a और b के बीच n ज्योमेट्रिक मीन टर्म G1, G2, G3 इंसर्ट किए गए हैं। सो सीक्वेंस विल भी क्या आ जाएगा, पहले a रहेगा, फिर G1, फिर G2, फिर G3, डॉट डॉट करते करते Gn और लास्ट में क्या आ जाएगा b। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक मीन इसके पहले वाले चैप्टर में, तो देखे थे अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस डिफाइन करते थे। सिमिलरली अगर हम लोग जियोमेट्रिक मीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फाइंड करेंगे, सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कॉमन रेशियो, इसकी कॉमन रेशियो। तो यहां से यहां तक लेकर के हमें एन टर्म है, एन टर्म तो यहीं पे है और दो और ऐड कर दिया जाए तो कुल कितने टर्म हो जाएंगे बच्चों, n+1 टर्म हो जाएंगे। कितने टर्म हो जाएंगे, n+1 टर्म्स हो जाएंगे। और अगर कह दिया जाए यहाँ पे n+1 2 हो जाए, n+2 टर्म। कॉमन रेशियो अगर r ले लिया जाए, if कॉमन रेशियो इज स्मॉल r, यहाँ पे कर दिया जैसे यहाँ से यहाँ तक n टर्म है तो दो और ऐड हो जाएंगे, एक और दो, तो n+2 टर्म हो जाएंगे। तो n+2 टर्म कितना हो जाएगा, n+2 टर्म इक्वल टू b हो जाएगा। और हम जानते हैं कि Pn इक्वल टू क्या होता है, Pn इक्वल टू होता है AR पर n-1। तो जब यहाँ पे n+2 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, Tn+2 n+2 टर्म क्या आ जाएगा, AR पर यहाँ पे n+2 और -1 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, AR पर n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, AR पर n+1। यहाँ पे Tn इक्वल टू है AR पर n-1, तो Tn+2 इक्वल टू हो जाएगा AR पर n+2 -1, या इसी को लिखेंगे AR पर n+1। तो यहां पर भी लिखेंगे AR पर n+1 इक्वल टू B।
इक्वल टू क्या लिखेंगे बी, और यहाँ पे r पर n+1 इक्वल टू हो जाएगा b/a। क्या है बच्चों, b/a। तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो पावर है जब उस साइड में जाएगा तो b/a पर क्या हो जाएगा, b/a टू द पावर 1/n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, b/a पर 1/n+1। तो हमें r की वैल्यू याद रखने नहीं होगी, या हम लोग फाइंड कर लेंगे। n जियोमेट्रिक मीन को जब इंसर्ट करने के लिए देगा तो n+2 टर्म लेकर के हम लोग r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, या फॉर्मूला याद रख लेंगे। इसके पहले जब हम लोग जीपी पढ़ते थे तो कॉमन रेशियो के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखे थे, कॉमन रेशियो के लिए वहां पे फॉर्मूला हम लोग याद रखे, कॉमन डिफरेंस के लिए डी के लिए फॉर्मूला याद रखे थे b-a/n+1। वैसा ही तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे b-a होता था, यहाँ b/a हो गया। वहां पे n+1 से डिवाइड करते थे, यहाँ पावर में 1/n आ गया है। किसमें आ गया है, पावर में आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग r की वैल्यू याद रखेंगे b/a, जो भी n रहेगा तो n+1 पावर आ जाएगा 1/। जैसे अगर यहीं पे कर दिया जाए, अगर हमें g1 g2 g3 लिख देना हो तो कैसे लिखेंगे, g1 g2 g3, भाई हमें r की वैल्यू मालूम हो गया, a g1 g2 g3 डॉट डॉट gn, और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, b है। तो अगर इसको a है तो ये क्या हो जाएगा, ar हो जाएगा, g1 क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, ar², g3 क्या हो जाएगा, ar पर क्यूब, और gn क्या हो जाएगा, ar पर n हो जाएगा। तो g1 अगर लिखना चाहें तो ar, g2 लिखते हैं क्योंकि a है, तो a के बाद ar², ar की बाई है। अगर यह a है तो ये वाला ar होगा, ar², ar क्यूब होगा, तो g1 इक्वल टू ar। एक टर्म नहीं है, एक अर्थमेटिक मीन टर्म है। केवल टर्म रहता तो सेकेंड, अगर g1 लिखते तो ये फर्स्ट टर्म a होगा, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है, a, फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन टर्म क्या है, ar, सेकेंड क्या है, ar², थर्ड क्या है, g3 इक्वल टू ar क्यूब, क्या है, ar क्यूब। ऐसे ही gn n टर्म क्या है बच्चों, ar पर n है, क्या है, ar टू द पावर n। अगर इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, सभी का क्या किया जाए बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हमें ऑब्टेन हो जाएगा, जरा इसको देखते हैं क्या ऑब्टेन हो गया। यहाँ पे देखते हैं, ये g1 g2 g3 g4 ऐसे करते करते कहां तक मल्टीप्लाई कर दें, gn तक। कहां तक, gn तक। ये हो जाएगा ar इंटू ar² इंटू ar क्यूब इंटू डॉट डॉट करते हुए ar पर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ar पर n। और इसी को अगर नोट किया जाए तो a इंटू a कितने टाइम करेंगे, n टाइम, तो a टू द पावर n और r इंटू r² इंटू r पर पावर 3 डॉट डॉट करते हुए r पर पावर क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। तो a हो जाएगा a टू द पावर n, a टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, इंटू r पर पावर जब लिखेंगे तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर आपस में n इंटू 1 + 2 + 3 ऐसे n टर्म तक सम कर देंगे इसका। तो ये AP में, AP का टर्म 1/n/2 2a, a की वैल्यू कितना है 1, और प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू भी क्या है 1 है। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो a बन जाएगा a पर n इंटू r पर n/2, और ये हो जाएगा 2 + n-1, ये 2 हो जाएगा प्लस n-1। अब यहाँ से हो जाएगा a टू द पावर n इंटू r पर n/2, और a हो जाएगा n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+1। तो यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, g1 g2 g3 डॉट डॉट क्या लिखेंगे, gn इक्वल्स टू, यहाँ से लिखेंगे a टू द पावर n, a पर पावर n इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे r पर n+1/2, और यहाँ से r की वैल्यू कितना है, r इक्वल टू फाइंड किए b/a पर n+1, b/a टू द पावर क्या लिखेंगे, अभी हम फाइंड किए थे 1/n+1। r इक्वल क्या फाइंड किए थे, b/a पर पावर 1/n+1, a हो जाएगा a टू द पावर n इंटू r की वैल्यू क्या है b/a पर 1/n+1 पर पावर क्या लिखेंगे n+1/2,
क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर n इंटू b बाई ए, n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। ए बी बाई ए पर क्या लिखेंगे, n बाई टू, क्या लिखेंगे बच्चों, n बाई टू लिखेंगे। अब देखते हैं जरा इसको आगे बढ़ाकर कितनी वैल्यू ऑब्टेन होती है, क्या ऑब्टेन होती है, देखते हैं जरा इसको। तो यहां से जब वैल्यू ऑब्टेन करेंगे a टू दी पावर n इंटू b पर n बाई टू अपान a पर n बाई टू, तो यह है a पर n और अपान a पर n बाई टू। तो a पर n जब ऊपर जाएगा तो माइनस n बाई टू हो जाएगा और b पर n बाई टू हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे तो a पर n बाई टू, b पर n बाई टू इक्वल्स टू a b पर क्या लिखेंगे, n बाई टू, क्या लिखेंगे बच्चों, n बाई टू। इसे लिखेंगे a b पर 1 बाई टू और पर क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी पर पावर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। अंडर रूट ए बी पर पावर क्या लिखते हैं बच्चों, n लिखेंगे। ये क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का एम है, एम है फर्स्ट और लास्ट टर्म का जीएम पर पावर n। ऐसे ही हम लोग जब a1 प्लस a2 फाइंड किए थे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट करते करते क्या लिखेंगे, an इक्वल्स टू क्या फाइंड किए थे हम लोग, यहाँ पे फाइंड किए थे a प्लस b बाई टू और टोटल का कितना टाइम्स था, n टाइम्स का, कितना था बच्चों, n टाइम्स। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an इक्वल्स टू n a प्लस b बाई टू, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म के am का n टाइम्स था, क्या था, n टाइम्स था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जरा, क्या हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन हमें गिवन हो, जैसे कहा दिया जाए 2 4 6 8 और ऐसे करते करते ये कितना दिया हो, 6 तो नहीं आएगा, 2 4 8 आएगा बच्चों, 16 आएगा, 32 आएगा और ये 64 आ जाएगा। तो कहा दीजिए अगर इसको फर्स्ट a मान लिया जाए, इसको लास्ट b मान लिया जाए, एक अरिथमेटिक मीन ले लिया जाए और इस सभी का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और इनका प्रोडक्ट फाइंड किया जाए 4 इंटू 8 इंटू 16, G1 G2 G3, ये G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, G4 हो गया। अगर इनका हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करें G1 G2 G3 G4 इक्वल्स टू क्या फाइंड करें, अंडर रूट फाइंड करें 2 इंटू 64 पर पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पे पर लिखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 2 3 और 4, क्या लिखेंगे बच्चों 4, क्या आ जाएगा 4। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 64 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 64 का स्क्वायर। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो ये अगर देख लेते हैं हम लोग, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 पर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 14, 2 टू दी पावर 14 हो जाएगा। इधर वाला देखते हैं 2 स्क्वायर, ये 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, ये बेस सेम है तो ये 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 पर, ये 5 9 और 14, 2 टू दी पावर 14 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 14। इसका मतलब अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम लोग मीन फाइंड करके और ऐसे फाइंड करें तो इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली इक्वल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन जरा हम लोग मीन के इंसर्शन पे पढ़ लें कि कैसे हम लोग मीन टर्म को हम लोग इंसर्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स को कैसे इंसर्ट करेंगे। एज्यूम कर लिया जाए इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म, ज्योमेट्रिक मीन टर्म, ज्योमेट्रिक कौन सा, मीन टर्म्स बिटवीन 3 and 243, 3 और 243 के बीच हमें 4 लेते हैं, 4 मीन टर्म, 4 मीन टर्म इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करेंगे, सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पहले क्या है 3 और उनके बीच 4 ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 G4, क्या हो जाएगा G4 और 243 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 243। तो यहाँ पे क्या दिया जाए, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये G1 G2 G3 G4। अब क्या दिया जाए यहाँ पे कि R अगर हमें फाइंड करना है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करें, कॉमन रेशियो R इक्वल्स टू फाइंड करेंगे यहाँ पे अंडर रूट क्या लिखेंगे 3 इंटू 243
ये नहीं लिखेंगे। आर इक्वल टू हम लोग फाइंड करने के लिए बोले थे बी अपान ए पर 1/n+1, हम लोग फॉर्मूला अभी ओपन किए थे। तो b क्या हो गया, b हो गया 2 4 3 अपान a क्या हो गया 3 पर 1/n+1, मतलब a हो जाएगा 4+1। क्या है बच्चों, 4 और +1 हो जाएगा। जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 पर 1/, थोड़ा इसको और एक लेते 3 ज्योमेट्रिक टर्म को ही इंसर्ट करना हो तो थोड़ा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इसे लिखेंगे 3⁴ पर 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन रेशियो r की वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर लिए। और अगर r की वैल्यू ऑब्टेन हो गई तो क्या हम लोग 3 ज्योमेट्रिक मीन टर्म में इंसर्ट कर देंगे। कर सकते हैं, कौन कौन से, 243 हो गया यहाँ से, g1 g2 और g3। तो g1 g2 g3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, g1 इक्वल टू हो जाएगा ar, अगर यह a है तो क्या हो जाएगा ar, a की वैल्यू कितना है 3 और r की वैल्यू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। और g2 अगर फाइंड करना तो क्या हो जाएगा ar स्क्वायर, a की वैल्यू 3 r स्क्वायर 9 इक्वल टू 27। और अगर हमें g3 फाइंड करना तो क्या लिखेंगे, ar³ इक्वल टू 3 × 27 इक्वल टू 81। तो कह दिया जाए 3 और 243 के बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स कौन कौन से होंगे, 9, 27 और 81। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम्पल्स में मिलेगा और एक्सरसाइज में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा बच्चों, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों जगह मिलेगा, वहां पर भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं जरा कार्य में रिलेशन क्या होता है एम और जीएम में, रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम, किनके बीच रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम। एम हम लोग पढ़ चुके हैं और जीएम अभी अभी पढ़े हैं। एम एंड जीएम, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, ये ज्यूम कर लेते हैं दो टर्म ए और बी है। लेट देयर आर टू टर्म्स, कौन कौन से बच्चों, 2 टर्म्स जो है वो है ए एंड बी। दो टर्म्स कौन कौन से हैं, ए बी। तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू हो जाएगा a + b/2 एंड जी एम इक्वल टू हो जाएगा रूट में ए बी। ये हम जानते हैं। अब क्या चीजें, अगर ए एम में से जी एम को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो ए बच जाएगा a + b/2 माइनस अंडर रूट ए बी। माइनस क्या बच जाएगा, अंडर रूट ए बी। दो एलसीएम ले लेते हैं 2, तो a + b हो जाएगा -2 अंडर रूट ए बी। अब इसको लिखा जाए तो ऐसे, अगर 2 एलसीएम ले लिया जाए तो a + b -2 अंडर रूट ए बी, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस बी को लिख सकते हैं रूट बी का होल स्क्वायर -2 रूट ए रूट बी। अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, इसे लिखेंगे रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर -2 रूट ए बी अपान 2 इक्वल हो जाएगा रूट में a माइनस रूट में b का होल स्क्वायर, रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर अपन क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2। am माइनस gm इक्वल क्या लिखेंगे, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर अपान 2। ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर है, ये 0 से क्या होगा बच्चों, बड़ा हो गया, 0 के इक्वल होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा हो गया, 0 के इक्वल होगा। अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b अपान 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी स्क्वायर नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर ये 0 या 0 से बड़ा होगा, इसके प्लेस पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं am माइनस gm इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हेंस am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। a किसमें रिलेशन बच्चों, am और gm में। इसका मतलब am की वैल्यू या तो gm से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। इक्वल कब होती है, केवल एक कंडीशन में इक्वल होती है, किसमें, जरा उसको देख लेते हैं। इक्वल कब होगी बच्चों, जब 1 1 1 की सीरीज बने। कौन कौन सी, 1 1 1 1 1, केवल ये सीरीज बन जाए तो क्या बनेगा, एपी में भी है जीपी में भी है। क्यों एपी में, एपी में अगर लिया जाए एपी के लिए तो इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या है 0, क्या है 0। और इसका अगर एम ज्ञात करोगे एम कभी भी तो ए 1 ही ऑब्टेन हो, क्यों, क्योंकि 1 × 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 n टर्म तक कर देते हैं। अपन क्या लिखेंगे n, क्योंकि जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे एम का बोले थे अगर n टर्म गिवन है a1 + a2 + a3 + an/n करेंगे, यहाँ पे तो सब 1 1 है,
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करके n से डिवाइड कर देंगे, n बाई n इक्वल क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा am। और gm जब फाइंड करेंगे तो gm इक्वल टू अभी फाइंड किया हम लोग 1 into 1 into 1 ऐसे करते करते इस पर क्या लिखेंगे 1 बाई n, तो a भी 1 पर 1 बाई n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब एक ऐसी सीक्वेंस होगा एजीएम फाइंड की। ये जीपी में कैसे होगा, जीपी का फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या है 1 है और r जो है वो भी क्या है 1 है। जीपी के लिए a इक्वल टू 1 और r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 गिवन है। तो यहाँ पे am की जो वैल्यू होगी वह होगी 1, gm की जो वैल्यू होगी वह होगी 1। और ये एपी में भी और जीपी में केवल वही एक कंडीशन होगी जब ये दोनों का एम जीएम इक्वल होगा, बाकी किसी कंडीशन में इक्वल नहीं होंगे। एक और चीज बनती है 0 0 0, लेकिन इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, 1 1 1 वाला भी लिया जाएगा। और बाकी सभी सीरीज के लिए इन दोनों को छोड़ करके एम जो होगा जीएम से बड़ा हो जाएगा। क्या है बच्चों, बड़ा हो जाएगा। अब कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हमें एपी में टर्म्स मानना होता है 3 4 या 5, तो जैसे उसमें हम लोग टर्म लेते थे वैसे जीपी में भी लेते हैं। कैसे, अगर जीपी में हमें नोट में हम लोग लिख लेंगे, अगर जीपी में हमें 3 टर्म लेना है तो a बाई आर, a और a r लेते हैं। अगर 4 टर्म लेना है तो a बाई आर क्यूब, a बाई आर, a r और a r क्यूब लेते हैं। और अगर 5 टर्म लेना है तो a अपॉन आर स्क्वायर, a बाई आर, a r और a r स्क्वायर लेते हैं। कर दिया जाए। अगर 3 टर्म लेना है a बाई आर, a और a r। अगर 4 टर्म लेना है a अपॉन आर क्यूब, a बाई आर, a r और a r क्यूब। अगर 5 टर्म लेना है तो a लेंगे। सेकंड, जैसे इसमें जब हम लोग जीपी के लिए हो गया, लेकिन एपी के लिए क्या था, एपी के लिए था a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, जब 3 टर्म लेने थे। और जब कर देते यहाँ पे कितने टर्म्स लेने थे, यहाँ पे 4 टर्म, तो क्या लेते थे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। a प्लस क्या लिखेंगे 3d। और जब 5 टर्म लेने रहते हैं क्या होता है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। एकदम दोनों में सिमिलरिटी है। यहाँ पे डिवीजन करते हैं, वहां सब्सट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।